नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नवीन योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ये योजना सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं या CG ACP एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कंप्लीट पैकेज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्लास मिलेगा। एक साल का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा इसका क्लास आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाओं का क्लास मिलेगा। इसके साथ साथ बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास मिलेगा। तो इस पैकेज में वीडियो के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। जैसे योजना का जो 2 वीडियो है डेमो के तौर पे यूट्यूब और एप्लीकेशन में डाल दिया गया है, तो इसका पूरा PDF इस पैकेज में आपको मिलेगा। ये जो क्लास है इसी पैकेज का हिस्सा है। आगे जो योजनाओं की जो क्लास आएंगी वो इस पैकेज के अंदर ही आपको मिलेगा। तो इसका जो मूल्य है सिर्फ 500 रुपये है विथ GST। 18% GST इसमें इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा आपसे GST नहीं लिया जा रहा है। इसमें भी ऑफ़र है, ये क्लास कंप्लीट 350 रुपये में आप ले सकते हैं। ये ऑफ़र का लाभ आप कैसे उठाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कोर्स है वो 24 जनवरी रात को 9 बजे लॉन्च होने वाला है। अभी जैसे आप एप्लीकेशन में देखेंगे तो इस नाम से कोई कोर्स नहीं होगा। 24 जनवरी रात 9 बजे ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन में नज़र आएगा। तो सबसे पहले ऐसे 100 लोग जो इस कोर्स को खरीदेंगे उनको ये कोर्स मिलेगा 350 रुपये में। तो अगर आपको 350 रुपये में कोर्स चाहिए तो 24 जनवरी रात को 9 बजे आकर सबसे पहले आप परचेज़ कर लेना। सबसे पहले जो लोग परचेज़ करेंगे ऐसे 100 लोग, उनको 350 रुपये में मिलेगा। और उसके बाद कोर्स का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ के 500 रुपये हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान आप रखिएगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल जब आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जब एप्लीकेशन ओपन होता है तो वहाँ पे स्टोर का सेक्शन आएगा, उसमें आप पेड क्लासेस देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल, मतलब चाहे वो PDF हो या वीडियो हो, फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। पेड क्लासेस आपको मिलेगा। पेड क्लासेस में बहुत सारे ऑप्शन हैं। हिंदी मीडियम में अलग पैकेज मिल जाता है, इंग्लिश मीडियम का भी अलग पैकेज मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट पैकेज लेना है, जैसे CGPSC प्री का पैकेज हो गया, व्यापम का पैकेज होगा तो भी मिल जाएगा। अगर आपको एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेना है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी का हो गया, इंडियन हिस्ट्री का हो गया, तो आप वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री का एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस टाइप करना है और ये एप्लीकेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले क्लास में कहा था वो चीज़ मैं इस क्लास में भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से हम क्लास बनाते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट वीडियो को मैंने देखा, उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया, तो काफ़ी अच्छा लगा आपका रिस्पांस देख के। और जैसे आपका हम रिस्पांस देखते हैं हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा काम करें और बहुत अच्छे से अच्छा क्लास लेकर आएँ। इसके साथ साथ अगर आप प्ले स्टोर में भी जाएंगे तो हमारे क्लास को रेटिंग ज़रूर दे दीजिएगा। देखिए जो हम अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम पेड मार्केटिंग कर सकें या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकें जो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं करती हैं। तो मैंने एक चीज़ गौर किया कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं अभी जो ऑनलाइन भी आ रही हैं, लेकिन निगेटिविटी हमारे बारे में फैला रहे हैं। मैंने ऐप का रेटिंग कुछ पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी कोई कोर्स हमारा नहीं लिए हैं। ऐसे बहुत सारे फेक ईमेल आईडीज़ हैं और ऐसे कंप्लेन करते हैं जो एप्लीकेशन में है नहीं, ऐसे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एप्लीकेशन में है नहीं। तो साफ साफ समझ में आ जाता है ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोई कोर्स लिया ही नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप निगेटिविटी फैलाइए, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनको क्लास अच्छा लगता है। कम से कम आप हमारा सपोर्ट करिए और एप्लीकेशन को रेटिंग ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। आज का पहला जो टॉपिक है योजना का वो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमको योजना में बहुत कुछ रहता है, हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में ही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाता है उस योजना के बारे में कि योजना शुरू कब हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था। और उससे ज़्यादा अगर डीपली पूछा जाता है तो एक ही चीज़ पूछा जाता है कि कितने लोगों को फ़ायदा मिला, या फिर उस योजना के माध्यम से हम क्या करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस योजना को शुरू किया गया। अब उद्देश्य योजना के नाम में ही छुपा रहता है। योजना का नाम और जो थीम रहता है या जो उद्देश्य रहता है उसको रिलेट करके उसका नामकरण कर दिया जाता है। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना होगा। शहरी लिखा है तो शहर के लिए होगा, स्लम लिखा है तो शहर के गरीब लोगों के लिए होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र के गरीब बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, एक 2 अक्टूबर 2019 को चालू हुआ और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र की गरीब बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, ये आप याद रखेंगे। आगे भी 1-2 लाइन लिखी हुई हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बस पढ़ लेते हैं। योजना के तहत लगभग 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब चलित स्वास्थ्य संयंत्र आप कह सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया। द्वितीय चरण में प्रदेश के 166 शहरों में इसका विकास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। इसको प्रारंभ किया गया था, इसे भी 2 अक्टूबर 2019 को। इसका उद्देश्य वन, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में निवासरत जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। ये पूछा जा सकता है ना, दुर्गम क्षेत्र में निवासरत जनजातीय समूह के लिए इस योजना को लाया गया है। इसके प्रावधान या लाभ क्या क्या हैं? दूरस्थ क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर को कमी करना, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार लाना। योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में लगभग 12,12,564 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें भी ये 2 लाइन आप याद रखिएगा, प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 और दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत जनजाति समूह को स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से इसे लाया गया। अगला है ई मानक पोर्टल। 2 अक्टूबर, इसको याद रखेंगे, ये 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर 2019 को इसे शुरू किया गया है। लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जो लघु उद्योगों से निर्मित उत्पाद हैं वो शासन खरीदे या शासकीय खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए इसे लाया गया है। राज्य ने स्वयं के विपणन पोर्टल ई मानक को प्रारंभ किया है इसी उद्देश्य से, तो इसका नाम है ई मानक। इसका जो वेबसाइट पोर्टल साइट है आप देख सकते हैं, ceps.cg.gov.in। वर्तमान में 70 कैटेगरी के अंतर्गत 56 सामग्रियां खरीदी हेतु इस पोर्टल में उपलब्ध है। तो पोर्टल शुरू कब किया गया? 1 अक्टूबर 2019। उद्देश्य लघु उद्योगों, है ना, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लघु उद्योगों से निर्मित उत्पादों के शासकीय खरीदी के लिए इसे बनाया गया है। फिर अगला है सीजी मतलब छत्तीसगढ़ सीजी आवास योजना। अब इसको देखते हैं क्या है। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सीजी आवास ऐप का निर्माण किया। ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो रियल एस्टेट में तेजी लाने हेतु बनाया गया है। इसमें भू व्यपवर्तन, अभिन्यास, कॉलोनी की अनुमति आदि एकल खिड़की से प्रदान की जाएगी। मतलब ये सारी सुविधाएं इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिलेगा। बहुत सिंपल है, सीजी आवास, आवास जो वर्ड है उससे आप गेस कर लेंगे, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। रियल एस्टेट मतलब वही है जो भी आप आवास रहता है या घर या मकान, फ्लैट, जो भी आप कह लो, इससे रिलेटेड ये योजना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण, कौन कौन से विकास प्राधिकरण हैं और इस विकास प्राधिकरण के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण ऐसा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन पॉइंट के व्यू से हम पढ़ेंगे। राज्य में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिए आदिवासी क्षेत्र के लिए स्पेशली इसे बनाया गया है ताकि आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक विकास को हम बेहतर ढंग से
काम कर सके उस पे, है ना। तो निम्न आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन 2019 में किया गया। टोटल 7 हैं, ये सातों का नाम आप देख लीजिए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य एवं ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण। सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। पहला है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। नाम में ही बस्तर है, तो ये बस्तर क्षेत्र के लिए स्पेशल आप याद रखेंगे। इसका आरंभ जितने भी हैं सब में आप याद रखेंगे 2019 है ना। आरंभ 2019 में। मुख्यालय जगदलपुर, जगदलपुर का मुख्यालय, बस्तर का मुख्यालय कहाँ पे है? जगदलपुर, तो उसी से आप याद रख लेंगे। इसका मुख्यालय है जगदलपुर में। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है अगर क्वेश्चन आए, याद रखेंगे जगदलपुर में। प्राधिकरण का कार्य वर्ष 2019 से जगदलपुर से संचालित है। इस प्राधिकरण का बजट 35 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। प्राधिकरण से क्षेत्रीय आवश्यकता के विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। ये जो प्राधिकरण है क्यों बनाया गया है? ताकि ये जो आदिवासी क्षेत्र है उसका विकास किया जा सके। तो क्षेत्रीय आवश्यकता के विकास कार्यों की स्वीकृति अब इसी प्राधिकरण से दी जा रही है। इसमें आदिवासी समुदाय की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व से इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। बना दिए थे आदिवासी लोगों के विकास के लिए, अब आदिवासी समुदाय के लोग भी इसके प्रति जागरूक हुए, इसमें सहभागिता दिखाएं, प्रतिनिधित्व किए, तो इससे इस योजना का उपयोगिता जो है, जो उद्देश्य है वो बढ़ गया है ना। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो इतना, ये सब तो समझने की बात हो गई, बस आप ये 2 फैक्ट याद रखेंगे। आरंभ 2019, मुख्यालय जगदलपुर। फिर उसके बाद है सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इसमें भी सिंपल है, सरगुजा का मुख्यालय कहाँ पे? अंबिकापुर, तो अंबिकापुर से आप याद रख लेंगे। आरंभ 2019। प्राधिकरण का कार्य सेम है, वर्ष 2019 से अंबिकापुर से संचालित है। अब जितनी भी बातें मैंने बस्तर के संदर्भ में पढ़ाई है वो सब सेम है। अब हम सिर्फ क्या देखेंगे, मुख्यालय और कब चालू हुआ। तो 2019 में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मुख्यालय आप देखेंगे मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का रायपुर है। ये छत्तीसगढ़ का अगर मैप है तो इधर सरगुजा क्षेत्र प्राधिकरण में मुख्यालय कहाँ पे है? अंबिकापुर है। बस्तर क्षेत्र का मुख्यालय, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जगदलपुर। अब ये मध्य वाला आ गया, तो इसका जो है मुख्यालय वो है रायपुर, है ना। मुख्यालय रायपुर। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, ये जो 3 संभाग है, दुर्ग संभाग हो गए यहाँ पे, रायपुर संभाग हो गए यहाँ पे, बिलासपुर संभाग, तो ये जो 3 क्षेत्र है इसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा एरिया मध्य विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका मुख्यालय रायपुर में है। अगला है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। इसका मुख्यालय दुर्ग में है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि बस्तर से आप याद रख लेंगे जगदलपुर, सरगुजा से आप याद रख लेंगे अंबिकापुर, मध्य क्षेत्र से आप याद रख लेंगे रायपुर, लेकिन अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय दुर्ग। पुनर्गठन वर्ष 2020 में किया गया इस प्राधिकरण का। छत्तीसगढ़ राज्य एवं ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण अगला है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत, ठीक है, नाम में देखिए ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत पिछड़े वर्ग के लोगों के मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु इसका गठन किया गया। फिर अगला है इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण। इसके बाद से जो प्राधिकरण आते हैं उसके नाम में उसका उद्देश्य छुपा हुआ है, ठीक है। इंद्रावती बेसिन, तो इसमें आप ध्यान देंगे इंद्रावती नदी के जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, इंद्रावती नदी के जल के लिए इसे बनाया गया, ठीक है। जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसका गठन किया गया। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का प्रावधान है। जल संशोधन विभाग, नगरीय निकाय, PHE, वन विभाग आदि सभी विभाग मिलकर इंद्रावती नदी के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, इंद्रावती नदी के जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसे बनाया गया है। पूछा जा सकता है इंद्रावती बेसिन प्राधिकरण है जो, उसका उद्देश्य बताइए, तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगला है छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ के किसानों की
सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण राज्य में वास्तविक सिंचाई क्षमता के विस्तार के साथ नवीन योजनाओं के निर्माण में भी कार्य करेगा। अगर सिंचाई से रिलेटेड नवीन योजना आएगा तो उसके निर्माण में ये विकास प्राधिकरण काम करेगा और सिंचाई क्षमता के विस्तार में भी ये काम करेगा, है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विकास प्राधिकरण इस साइड लिखा हुआ और इसका मुख्यालय इस साइड। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यहाँ पे आप देखेंगे बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण जगदलपुर मुख्यालय। सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंबिकापुर मुख्यालय। मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है रायपुर और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय दुर्ग। ये 4 आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना जो है वो है महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय। इसमें हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। उद्देश्य राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती एवं उत्पादन में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना लाया गया है। अब ये क्या चीज़ होगा, इसमें दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी 55 करोड़ की लागत से। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। स्थान दुर्ग जिले के सांकरा पाटन, लागत 55 करोड़। इसकी आधारशिला 2 अक्टूबर को रखी गई। यह राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय होगा। ये इम्पोर्टेंट है ना, राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय हो गया। देश में राज्य उद्यानिकी फसलों की खेती में 13वें क्रम पे हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। दुर्ग जिले के सांकरापाटन में इसे बनाया जाएगा महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय। ये देश का राज्य का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय होगा। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो उद्यानिकी फसलों की खेती में 13वें क्रम में है। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत की पहली सर्व सुविधायुक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी। टेनिस जगत में छत्तीसगढ़ को मिलेगा नई पहचान। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को मिलेगी बड़ी सौगात। रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 4 एकड़ में बनेगी अकादमी। तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है ना। खेल अकादमी 15 माह में तैयार होगा। तो रायपुर में बनेगा। रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 4 एकड़ भूमि पे टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी बनाया जाएगा। अगला योजना है मछली पालन को खेती की दर्जा दी जा रही है। अब ये पहल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े हसदेव बांगो जलाशय में 1000 केज की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। कौन से जलाशय में? हसदेव बांगो जलाशय में। कोऑपरेटिव बैंक से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों में छूट हेतु योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मछली पालन के लिए हसदेव बांगो जलाशय में 1000 केज। अब जो भी ब्याज लेंगे उसमें ऋण में छूट मिलेगी। इससे रिलेटेड अगर काम करेंगे तो बिजली में भी छूट मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। राज्य में कुल जल क्षेत्र के 94.66% 94.66%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है। राज्य के कुल जल क्षेत्र के 94.66% क्षेत्र को मछली पालन हेतु विकसित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी जल क्षेत्र है उसमें से 94.66% क्षेत्र में मछली खेती हेतु उस जगह को विकसित किया जा चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार कानून मान्यता 2006 संशोधन 2012 का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जाना। इसमें ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कोई भी एरिया या वन अधिकार पत्र देकर उसका उपयोग वो कर सके, इस तरीके से अधिकार दिया जाएगा। प्रावधान या लाभ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 4,41,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है, जिसका रकबा 9,41,600 एकड़ से अधिक है ना। मतलब कोई भी वन क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दे दिया जाता है। आप वहाँ पे कृषि कर सकते हैं या फिर वनोपज का देख रेख कर सकते हैं, उसका
आप उसको बेच सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं। तो ये होता है वन अधिकार कानून। कुल 46,000 से अधिक समुदाय वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया, जिसका रकबा 41,64,700 एकड़ से अधिक है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 51,06,000 एकड़ से अधिक व्यक्तिगत एवं विभिन्न सामुदायिक वन अधिकारों का स्थानीय समुदाय में वितरण किया गया। वन अधिकारों के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान सरकार द्वारा पहल करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई है। विगत एक वर्ष में 700 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया, जिसका रकबा 8,78,000 से अधिक है। तो इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं सीधा। अगला योजना है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय। ठीक है, तो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय जो है कब चालू हुआ है? 2 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 में। इसका उद्देश्य नगरीय निकाय में प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। वार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे समझ जाएंगे इसका उद्देश्य नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। इस बुनियादी सुविधा में क्या क्या है? वार्ड कार्यालयों में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट संधारण, सामुदायिक भवन की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल की समस्या का निराकरण एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं निराकरण वार्ड स्तर पर ही किया जाए, इसकी व्यवस्था इस योजना के तहत होगा, है ना। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं इस योजना के तहत वार्ड स्तर पर ही होगा। इस योजना का यही उद्देश्य है। शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी वार्ड कार्यालय के माध्यम से ही हो सकेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट करना चाहेगा योजना के बारे में, वो इस योजना के तहत ही बताया जा सकता है। तो इसमें क्या याद रखना है? डेट और उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाफ बिजली बिल। ये कब चालू किया गया? 1 मार्च 2019 को। इसका उद्देश्य प्रदेश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना। निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये है। इसका लाभ कैसे मिलेगा? क्या है इसके प्रावधान? इसके अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर आधे बिल की राशि की छूट प्रदान की जा रही है। अगर आपने 400 यूनिट जलाया है तो उसका आधा बिल ही आपको देना है। उससे ज़्यादा आप जलाएंगे तो आपको पूरा देना होगा। 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2.30 रुपये, ₹2.5 से भी कम प्रति यूनिट 2.3। बहुत सिंपल है, 2 और 3 याद रखना, बीच में दशमलव लगा देना है ना। 2.3 रुपये दे है। सितंबर 2020 की स्थिति में अब तक 38,42,050 उपभोक्ता 38,42,50 उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं। अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1,336 करोड़ ई सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है? कौन से वर्ग के लोगों के लिए है? निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए। कितने यूनिट खपत तक आधे बिजली बिल में छूट दी जाएगी? 400 यूनिट तक। और प्रति यूनिट कितना चार्ज लिया जाएगा? प्रति यूनिट 2.3 रुपये दे है। ये बस 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मनरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है मनरेगा से। तो एक एक लाइन याद रखना। जितने भी लाइन में बोल्ड या हाईलाइटेड चीज़ें आपको दिख रही होंगी उनको तो स्पेशली याद रखना ही रखना है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.34 लाख परिवारों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया। ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है। कितने लोगों को फ़ायदा मिला, कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, कितने प्रतिशत महिलाओं ने भागीदारी ली, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, कुल 49.31 लाख श्रमिकों को काम दिया गया इस वर्ष। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 6 महीनों अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 9.82 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। संशोधित लक्ष्य 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार का 65.48% काम पूरा किया गया। महिलाओं की भागीदारी सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो महिलाओं की भागीदारी कुल 27.79 लाख कुल श्रमिकों का 50% से भी ज़्यादा, यहाँ पे आप देखेंगे 50.28%, 50% से भी ज़्यादा जितने लोगों ने मनरेगा में काम किया उसमें से 50% से ज़्यादा लोग महिला थे। पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है ना, पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा कितने महिलाओं ने भाग लिया, 27.79, कुल परसेंट कितना है 50.28। ये लाइन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। 100 दिन का रोजगार यहाँ पे देखते हैं, 1,21,740 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला। राष्ट्रीय स्तर पर अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी इसमें 7%। 100 दिन के रोजगार देने में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 7%। और कितने परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला, 1,21,740 परिवारों को। वन पट्टाधारी 17,799 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। मनरेगा कार्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। देश भर में मनरेगा कार्य में कार्यरत मजदूरों में 24% सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, जो देश में सर्वाधिक है। 100 दिवस के रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41% है। तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इस साल अब तक कुल 2,294.37 करोड़ मजदूरी भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 में लक्ष्य के विरुद्ध 105% और 2018-19 में 126% रोजगार का सृजन हुआ। वर्ष 2018-19 में 3 अलग अलग श्रेणियों जियो मनरेगा इनिशिएटिव के क्रियान्वयन और कार्यपूर्णता तथा सुशासन इनिशिएटिव के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा द्वितीय पुरस्कार मिला था। 2018-19 की हम बात करें तो मनरेगा वाले कार्य में, ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाओं के नाम में परिवर्तन किया गया, तो ये कौन कौन सी योजना है जिसके नाम को बदला गया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हर बार ऐसा ही होता है, अगर बीजेपी का शासन आता है तो बीजेपी के लोग क्या करते हैं, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम को हटाकर दीनदयाल या फिर अटल योजना इस तरीके से योजना का नाम करते हैं। और अगर कांग्रेस के कोई लोग आते हैं तो दीनदयाल ये सब नाम हटाकर राजीव गांधी इंदिरा गांधी ये सब नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब मैं तो बोलूँगा कि मेरे तरफ से मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि बहुत ही बेकार चीज़ है। आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, समझ नहीं आता। योजना में चुपचाप से आप जो योजना का उद्देश्य है वो काम करिए। नाम आपने एक बार रख दिया तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सही स्तर पर योजना पे काम करिए, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। नाम बदल के बस बच्चों का आप सिलेबस ही बढ़ा रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही इसलिए कि कौन कौन सी योजना का नाम बदला गया है। पहला योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, जो पहले था अब इसका नाम हो गया राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। पंडित दीनदयाल आजीविका केंद्र योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना रख दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना इसको किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह अन्न श्रम सहायता योजना किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पथ प्रदर्शक योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी पथ प्रदर्शक योजना रखा गया है। राजमाता विजयराजे कन्या विवाह योजना का नाम बदलकर मिनी माता कन्या विवाह योजना रखा गया। अब योजना के साथ साथ ये करेंट अफेयर का हिस्सा है, बट नाम परिवर्तन के कारण मैंने इसी स्लाइड में इसको डाल दिया है। कॉलेज विश्वविद्यालय संस्थान या कुछ स्थानों के नाम भी बदला गया है। तो ये कौन कौन से हम देख लेते हैं। नवा रायपुर को नया रायपुर अटल नगर किया गया है। नालंदा परिसर रायपुर डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर किया गया इसका नाम। सरगुजा मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज सरगुजा इसका नाम रखा गया। कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रखा गया है। और उसके बाद बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट योजना है राम वन गमन
पथ। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत रामायण काल में जब श्री राम छत्तीसगढ़ के वनों में आए थे 14 वर्ष के वनवास के दौरान, तो जिस जिस स्थान से गए थे उस स्थानों का पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में विकास किया जाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल में जिन रास्तों से गुजरे उसे पौराणिक ग्रंथ में राम वन पथ, वन गमन पथ के रूप में जाना जाता है। इसी के कारण इस योजना का नाम भी राम वन गमन पथ रखा गया है। इस योजना का विकास पर्यटन के रूप में इन स्थानों को विकसित करना है। कुल सड़क की जो लंबाई होगी, ये इम्पोर्टेंट है, 2260 किलोमीटर। योजना के तहत जितने लंबी सड़क बनेंगी उसका आप कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 2260 किलोमीटर है। कुल चयनित स्थल 75 स्थानों को चयनित किया गया है। इसमें पहले चरण में 9 स्थानों को चयनित किया गया है। तो ये जो 9 स्थल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये 9 स्थल के बारे में बहुत डिटेल से आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से ऐसे कौन से स्थल हैं जो राम वन गमन पथ का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान में कम से कम रहना चाहिए। तो ये 9 स्थल मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में, ऊपर से आप देखते जाइए, सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में। अब उसके बाद दूसरा है रामगढ़ अंबिकापुर, अंबिकापुर में रामगढ़। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। तुरतुरिया बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार में तुरतुरिया। चंदखुरी रायपुर में, ठीक है, रायपुर में चंदखुरी। राजिम में गरियाबंद, यहाँ पे देखेंगे गरियाबंद में राजिम है ना। तो यहाँ पे सिहावा सप्तऋषि आश्रम, ये कहाँ पर है? धमतरी जिला में। यहाँ पे देखें धमतरी में सिहावा सप्तऋषि आश्रम। फिर बस्तर में जगदलपुर, जगदलपुर कहाँ पे है? बस्तर में। रामाराम सुकमा में, सुकमा में रामाराम। तो ये जो नाम लिखा है रेड कलर में स्थान का नाम है, और ब्रैकेट में लिखा है वो उस जिले का नाम है जिस जिले में वो स्थान है। तो ये मैंने मैप बनाया है, और जब भी आप कोई भी स्थान के बारे में एक साथ पढ़ते हैं तो याद रखने में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप हर बार मैप बनाए करिए। कोई भी स्थान के बारे में फैक्ट जब आप लिखते हैं तो मैप बना लीजिए करिए, और उस मैप में ही आप चीज़ें लिख डाले करिए, ताकि आप जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो रिविज़न करेंगे तो अच्छे से याद रहता है, और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एक स्थान के बारे में हम डिटेल जानते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इस जगह को सेलेक्ट किया गया है। पहला है सीतामढ़ी हरचौका, हमने ये देखा कि कोरिया में है, कोरिया जिले में स्थित है। राम के वनवास काल का पहला पड़ाव इसे माना जाता है। पूछा जा सकता है राम के वनवास काल का पहला पड़ाव छत्तीसगढ़ में किसे माना जाता है? सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिले में जो स्थित है। नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे गुफाओं में 17 कक्ष हैं। इसे सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जितने भी बोल्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। सीता की रसोई के नाम से जाना जाता है। अगला है रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी में 3 कक्षा वाली सीता बेंगरा गुफा है। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है ये, है ना। रामगढ़ की पहाड़ी देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम यहाँ पहुँचे थे और यह सीता का कमरा था। सीता बेंगरा, सीता का कमरा। इस गुफा के अंदर लक्ष्मण बेंगरा भी है। तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो रामगढ़ की पहाड़ी में ये सब चीज़ ही है। और ये कहाँ पर है? ये सरगुजा में है। कालिदास ने यहाँ पे मेघदूत की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। शिवरी नारायण में हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। जांजगीर चांपा जिले के इस स्थान पर रुककर भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। शिवरी नारायण का ये जो नामकरण है वो सबरी से कहीं न कहीं हुआ है। तो आप याद रखेंगे सबरी के जूठे बेर शिवरी नारायण में खाए थे श्री राम भगवान ने। और ये कहाँ पर है? ये जांजगीर चांपा में है। यहाँ पर महानदी शिवनाथ और जोंक का संगम है। जब मैंने अब वह तंत्र पढ़ाया था तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल से बताया था। यहाँ नर नारायण और सबरी का मंदिर है। सबरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? शिवरी नारायण में। अभी क्वेश्चन आया था, उसमें भी विवाद हुआ था कि शिवरी नारायण ना लेकर कुछ दूसरे जगह को लिया गया था, लेकिन शिवरी नारायण में सबरी मंदिर है। मैं वैसे यहाँ जा भी चुका हूँ। मंदिर के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके दोने के आकार, जिसके जो पत्ते हैं वो दोने के आकार में है ना, दोने के आकार में पत्ते हैं।
तो ऐसा कहा जाता है कि जो बेर है शबरी माता ने जब श्री राम को दिया, तो जो दोने का आकार होता है ना, जैसे हम जिसमें चने खाते हैं तो थोड़ा दोना जैसे बना देते हैं, तो इसी आकार में बना के उन्होंने बेर दिया था। तो वो जो पेड़ का जो पत्ता है वो इसी आकार में हो गया है, और मैंने देखा भी है कि दोने के आकार में वहाँ पे पत्ते हैं और गिरते भी हैं। तो दोने के आकार में यहाँ पे पत्ते हैं वट वृक्ष जो श्रीनारायण में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर अगला स्थान है तुरतुरिया, बलौदा बाजार भाटापारा जिले के। इस स्थान को लेकर जनश्रुति है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं था, और वाल्मीकि के आश्रम के यहाँ क्या हुआ था, आपको याद है कि जब श्री राम जी ने सीता माँ का त्याग कर दिया था, तो वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रहती थी। तो यही जो आश्रम है वो कहाँ पे है, तुरतुरिया बलौदा बाजार में, और इसी आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। तो लव कुश की जन्मस्थली तुरतुरिया बलौदा बाजार। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलते हैं, तो निकलने के दौरान तुरतुरे की आवाज़ निकलती है, जिसके कारण इस स्थान का नाम तुरतुरिया पड़ा। अगला स्थान है चंदखुरी। अब ये रायपुर का चंदखुरी है, दुर्ग जिले में भी एक चंदखुरी है, लेकिन आपको याद रखना है रायपुर जिले वाला ये चंदखुरी है। 126 तालाबों वाले इस गांव में जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी रायपुर में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दुनिया का एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता का जो यहाँ पे स्थित है। चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली भी कहा जाता है, इसलिए यह भगवान राम का ननिहाल कहलाता है। ननिहाल मतलब भगवान राम के नानी जी का घर। इसलिए हम आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा है कि मामा भांजे के पैर छूते हैं, क्योंकि ये भगवान राम का ननिहाल है और भांजे में हम भगवान राम की छवि देखते हैं, इसलिए यहाँ पे भांजों का ज़्यादा सम्मान होता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आगे है राजिम, गरियाबंद जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ सोंढूर पैरी महानदी का संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पे कुलेश्वर महाराज का मंदिर है, या इसे कुलेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर है ये है राजिम में। फिर अगला है सिहावा। धमतरी जिले के सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों में, अब सिहावा से आप याद रखेंगे जितने भी ऋषि हुए ये सिहावा में ही है, धमतरी जिले में है ना। यहाँ पे आप देखेंगे मुचकुंद आश्रम, अगस्त्य आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी ऋषि, कंकर ऋषि आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम एवं गौतम ऋषि आश्रम। जितने भी ऋषियों का आश्रम है सब आप एक फैक्ट में याद रख लेंगे, एक ही बार याद हो जाएगा सब चीज़। सिहावा में धमतरी जिले में राम ने दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय व्यतीत किया था, तो इसलिए इसका सेलेक्टिव भी किया गया है। फिर अगला है जगदलपुर, बस्तर जिले का यह मुख्यालय है और चारों ओर वन से घिरा हुआ है। यह कहा जाता है कि वनवास काल में राम जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट का रास्ता जाता है। जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकती राजा ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। पहले चरण की ये जो स्थान है वो तो हमने देख लिया। पहले चरण के बाद भी कौन कौन से स्थानों का विकास होगा ये हम देख लेते हैं। तो कोरिया में सीतामढ़ी, घाघरा, कोटाडोल, सीतामढ़ी, छतौड़ा और देवसील, रामगढ़, अमृतधारा। तो ये सब आप इस काम करिएगा, एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना लीजिएगा। तो कोरिया, सरगुजा, जशपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, इसके अलावा रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, इतने सारे जिलों के इतने सारे स्थान हैं। टोटल 75 हैं। छत्तीसगढ़ में राम के वनवास काल से संबंधित टोटल 75 स्थानों को इस योजना के तहत चिन्हित किया गया है और पर्यटन सर्किट के रूप में इसका विकास किया जाएगा। पहले चरण में उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले से लेकर दक्षिण के सुकमा, कोरिया से लेकर सुकमा तक ऐसे रोड बनाया जाएगा। अब रोड के अगल बगल पेड़ पौधे, बहुत सारे सुंदर चीज़ों का भी विकास किया जाएगा। इन स्थलों के विकास का कार्यभार पर्यटन विभाग को दिया गया है। लागत राशि 137.45 करोड़ रुपए है। 2019-20 में 5 करोड़ रुपए और इस वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में
पास कर दिया गया। इस तरह कुल 15 करोड़ रुपए राज्य शासन द्वारा इस वर्ष स्वीकृत की गई है। तो लागत राशि आप चाहें तो ध्यान दे सकते हैं 137.45 करोड़। टोटल कितने जगहों को सिलेक्ट किया गया? टोटल 75 जगहों को सिलेक्ट किया गया। प्रथम चरण में कितने जगहों को? 9 जगहों को सिलेक्ट किया गया। कहाँ से कहाँ तक? कोरिया से सुकमा तक। ठीक है, कितना किलोमीटर? 2260 किलोमीटर। बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कौशल्या मंदिर चनखुरी। तो कौशल्या मंदिर के बारे में मैंने आपको यहीं पे बता दिया था। चंदखुरी में है, भगवान श्री राम का ननिहाल है। नगर को पौराणिक कथाओं जैसा ही तैयार किया जाएगा। तो ये जो 9 स्थान में, इसमें जो मैंने आपको बताया था राम पथ गमन का जो ये जो योजना था, राम वमन पथ गमन जो भी था, है ना। तो इस योजना में एक मिनट यहाँ पे हम देखते हैं। इस योजना में ये जो स्थान है इसको सबसे पहले बनाया जा रहा है और बहुत सारा यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बना दिया गया है। नगर को पौराणिक कथाओं जैसा ही तैयार किया जाएगा। प्राचीन कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई। इसका पर्यटन तीर्थ के रूप में विकास किया जाएगा। राम वन गमन पथ विकास परियोजना में इसे शामिल किया गया है ना। विकास जो ये योजना का नाम है वो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान आप देंगे ना। राम वन गमन पथ, वन गमन मतलब वन में जहाँ वो चले। ठीक है, विकास परियोजना में इसे शामिल किया गया है। यह निर्माण 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। अधोसंरचना का विकास। अब अधोसंरचना में क्या क्या विकास हुआ है इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। ग्रामीण अधोसंरचना में हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह के आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु 15 एकीकृत सुविधा केंद्र का विकास किया गया है। कितना? 15 एकीकृत सुविधा केंद्र। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 14वां वित्तीय मूलभूत योजना से 710.26 करोड़ का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अधोसंरचना, इसमें हम देखते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020-21 तक 20,61,000 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किए जाने हैं। अब तक कुल 5,66,463 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। 2020 तक कुल 875 आंगनबाड़ियों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक विद्युत लाइनों के विस्तार के लिए कृषक परिवारों के एक सदस्य को एक पंप हेतु 1 लाख रुपए एवं संभागवार बचत की स्थिति में 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। एक पंप के लिए परिवार के एक सदस्य को 1 लाख रुपए, ये थोड़ा सा ध्यान आप दे सकते हैं। फिर अगला है इंटरनेट अधोसंरचना। ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए भारत नेट परियोजना के अंतर्गत, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, भारत नेट परियोजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। तो भारत नेट परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत लगभग 3000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। फिर अगला है किसानों के कर्ज माफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। नवंबर 2018 तक 17,82,000 किसानों के 8,755 करोड़ रुपए। कितने किसान? 17,82,000। कितने रुपए? 8,755 करोड़ रुपए अल्पकालीन साख कृषि ऋण की माफ़ी की गई है। अब ये माफ़ी कब की गई? सरकार बनते ही 17 दिसंबर 2018 को सरकार के गठन के दिन ही कैबिनेट में ये फैसला लिया गया और ऋण माफ़ी का ऐलान किया गया। 30 नवंबर 2018 तक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए गए सभी कृषि ऋण माफ़ कर दिए गए हैं। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, 17,82,000 किसानों को 8,755 करोड़ रुपए ऋण माफ़ किए गए। सिंचाई कर माफ भी आपको ध्यान देना है। 244 करोड़ रुपए के पिछले 15 सालों का सिंचाई कर भी माफ किया गया। इससे लगभग 17 लाख किसानों को फायदा मिला। फिर अगला है वनोपज संग्रह 2020-21। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रह में देश में पहले स्थान पर है। राज्य में जुलाई 2020 तक 112 करोड़ के 4,75,000 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रह किया गया। 4,75,000। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ में राज्य वनु
सॉरी पूर्व में छत्तीसगढ़ में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 7 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाता था, जिसे बढ़ाकर 38 वनोपजों तथा संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 वनोपजों, इस तरह कुल 52 वनोपजों का क्रय स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल 52 वनोपजों का क्रय स्व सहायता समूह के द्वारा विक्रय किया जा रहा है। महुआ का समर्थन मूल्य 17 से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है ना। महुआ का जो समर्थन मूल्य है वो 17 से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो भी क्लासेस होंगे वो पेड क्लासेस का हिस्सा होगा, उस एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगा, है ना। ये जो एप्लीकेशन है जैसा ऑनलाइन क्लासेस, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको पैकेज मिल जाएगा, वीडियो के साथ साथ PDF भी मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।